वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी टाउन के रहने वाली हमारे एक सब्सक्राइबर प्राजक्ता बताती हैं कि इन्होंने 2020 में कोलकाता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से अपने बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट की। इस दौरान कॉलेज में ही इनका एक बॉयफ्रेंड बना जिनका नाम रोहन है। फिलहाल 4th ईयर खत्म होते होते रोहन का कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है और प्राजक्ता अभी भी इंटरव्यूज दे रही थी और साथ में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करूंगी। अब इसी सिलसिले में वो कोलकाता के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले लेती है। फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद रोहन की जॉब एक दूसरे शहर में लग जाती है। करीब 1 साल दूसरे शहर में बिताने के बाद सितंबर 2021 में रोहन एक जुगाड़ लगा के अपना ट्रांसफर कोलकाता में करवा लेता है। कोलकाता में ही उन्होंने एक 1 BHK रेंट किया अपने लिए और इस वक्त प्राजक्ता एक गर्ल्स पीजी में रह रही थी। पर जब रोहन ने यहाँ कोलकाता में 1 BHK रेंट किया तो प्राजक्ता का भी लगातार इसके फ्लैट पर आना जाना चालू हो जाता है। अभी देखो, जिस फ्लोर पर रोहन का फ्लैट था उसी फ्लोर पे एक और फ्लैट है जिसमें एक अयान नाम का कॉलेज स्टूडेंट रह रहा है और जो अयान की गर्लफ्रेंड थी वो ज्यादातर टाइम अयान के फ्लैट पर ही बिताती। अब यहाँ होता ये है कि इन दोनों कपल्स की आपस में बातचीत शुरू होती है और देखते ही देखते इन चारों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। पर ये चारों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी ये बॉन्डिंग उन्हें एक ऐसा भयानक मंजर दिखाने वाली है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे एकदम शॉर्ट हो जाएंगे। मतलब ये कहानी पढ़ते हुए भी मुझे एकदम तगड़े गूज़बम्स आ रहे थे। फिलहाल अब वीडियो में प्राजक्ता द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और प्राजक्ता का पेट नेम है मॉन। तो हो सकता है आप कभी कभी वीडियोस में मॉन नाम का भी जिक्र सुन ले। अभी देखो, जो अयान लड़का था वो भी यहाँ पर नया शिफ्ट हुआ था। अभी पहले कुछ हफ्तों तक बहुत स्मूथ चल रहा था दोनों का फ्लैट में। फिर उसके बाद जो उस फ्लैट का लैंडलॉर्ड था उसने भाई प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। वो बोलता कि भाई ऐसे बैचलर के फ्लैट पे लड़कियों का आना अलाउ नहीं है। अब आए दिन इनकी अपने लैंडलॉर्ड से ऐसे बकझक होने लगी, हर समय लड़ाई जैसा माहौल बना रहता। ये लोग भी डरे रहते कि साला कब आ जाएगा देखने के लिए फ्लैट में। तब इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई काम करते हैं, दोनों अपना अपना फ्लैट खाली करके एक नए 2 BHK में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये दोनों रोहन और अयान अपना फ्लैट हंट शुरू करते हैं। पर यहाँ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई या तो जो अच्छा लग रहा था इनको फ्लैट, वहां पे लैंडलॉर्ड ऑब्जेक्ट करता कि यहाँ पे लड़कियां नहीं आएंगी, या फिर जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था जैसे बड़े बड़े सोसाइटी में, वहां पर रेंट बहुत ज्यादा था जो कि इन दोनों के बजट से बाहर हो रहा था। अब इस फ्लैट ढूंढने के चक्कर में रोहन ने बहुत सारे ब्रोकर से भी कांटेक्ट किया। इसी बीच इनके पास एक ब्रोकर का कॉल आता है कि भाई मेरे पास एक 2 BHK है मात्र 8,000 रुपए में। ये वाला फ्लैट एयरपोर्ट के पास था। अब रोहन ने जैसे ही सुना कि 2 BHK मात्र 8,000 में, तो इसने अयान को बताया। अब ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए कि भाई हमें तो बहुत सस्ते में अच्छा डील मिल रहा है, चल के देखते हैं एक बार। अब जो वो बिल्डिंग थी ना वो 5 फ्लोर की थी और इनका फ्लैट था 5th फ्लोर पे। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट बने हुए थे और इनके फ्लैट का नंबर था 4B। प्राजक्ता लिखती हैं कि जब ये लोग फ्लैट देखने गए तो इन्होंने पाया कि भाई एक बड़ा सा स्पेशियस हॉल है, 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम, किचन और बालकनी, ठीक है। और जो इस बिल्डिंग का रूफटॉप था वहां से पूरा रनवे दिखता था। अब वो फ्लैट इतना ज्यादा सुंदर था कि भाई कोई भी उस डील को रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। प्राजक्ता ने बोला रोहन को कि यार इतने सस्ते में इतना अच्छा फ्लैट मिल रहा है, मतलब मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। रोहन बोलता है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि मिल गया, तुम ज्यादा सोचो मत, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर अब एक चीज समझना, जब रोहन पहली बार वो फ्लैट देखने गया था ना, तब भाई जो वो हॉल है घर का, उसके फ्लोर पे ना एक सर्कुलर मार्क बना हुआ है और उस सर्कुलर मार्क पे जैसे कैंडल का मोम पिघल के नीचे गिर जाता है ना, वैसे ही स्पॉट्स बने हुए थे कैंडल के पिघले हुए मोम के। उस पूरे सर्कुलर मार्क पे ऐसे 3-4 जगह मोम गिरा हुआ था। तो जब रोहन की उस पे नजर पड़ी तो उसने एक लकड़ी लेके उसको हटाने की कोशिश की। उसे लगा कि मे बी जो पहले लोग रहते होंगे उन्होंने दिवाली के टाइम पर यहाँ मोमबत्ती जलाई होगी। चलो ये तो हो गया एक नॉर्मल चीज जिसे कोई भी आम इंसान इग्नोर कर सकता है। पर जो दूसरा ट्रिगर पॉइंट था वो ये कि उस बिल्डिंग में सिर्फ 3rd फ्लोर तक ही लोग रहते थे। 4th और 5th फ्लोर के सारे फ्लैट्स में ताले लगे हुए हैं। ब्रोकर बताता है कि आपका 4B फ्लैट और 4A फ्लैट ये दोनों सेम ही ऑनर को बिलोंग करता है। अब वो ना दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं तो वो लोग इस फ्लैट को रेंट पर देना चाह रहे हैं। प्राजक्ता लिखती हैं कि इतनी ऑड चीजें होने के बावजूद भी हम लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि उस फ्लैट के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमें हिप्नोटाइज कर रही है और हम रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे उस फ्लैट को छोड़ने से। अब में भी ये भी हो सकता है कि भाई इतने टाइम से लोग ढूंढ रहे थे और फाइनली इनको मिला तो इन्होंने सोचा कि इस डील को हाथ से नहीं जाने दिया जाए। अभी प्राजक्ता ने ईमेल में एक बात और लिखी है कि ये खुद बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एनर्जीज को लेके और जब इन्होंने फ्लैट के अंदर कदम रखा तो इन्हें फील तो हुआ कि भाई है कुछ यहाँ पे नेगेटिव।
पर ये चीज रोहन को एक्सप्लेन करने में प्राजक्ता फेल हो जाती है। अभी देखो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है वो जानने से पहले आपको एक बार यहाँ का लेआउट समझना पड़ेगा। अभी जो लिफ्ट आती है ऊपर, उस लिफ्ट के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो 4B फ्लैट सिचुएटेड है। जैसे ही फ्लैट खोल के अंदर एंटर करते हैं, सामने एक बड़ा सा हॉल है और उस हॉल को थोड़ा सा पार करने के बाद दोनों साइड पे दोनों रूम्स बने हुए हैं और इन दोनों रूम्स के बीच में आता है किचन और एक कॉमन वॉशरूम। मतलब ये समझो कि उस फ्लैट के किसी भी कमरे या वॉशरूम में जाने के लिए या फिर किचन में जाने के लिए पहले आपको उसका हॉल क्रॉस करना पड़ेगा। अभी इन दोनों रूम में से एक मास्टर बेडरूम था जिससे अटैच्ड बालकनी थी। प्राजक्ता बताती हैं कि उस एरिया में वो टॉलेस्ट बिल्डिंग था और बालकनी से सामने इनको मतलब पूरा ओपन स्काई दिखाई देता था। और जहां पर इनका किचन था उसके विंडो के ठीक नीचे एक क्लब बना हुआ है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में क्लब कल्चर बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे लोग गैदर होके अपना कुछ भी पूजा वगैरह कराना होता है तो उसको डिस्कशन करते हैं। जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं वो समझ पाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ रोहन लेता है मास्टर बेडरूम और दूसरा वाला बेडरूम अयान ने ले लिया। अभी जो अयान का रूम है उससे भी एक छोटी सी अटैच्ड बालकनी है। अभी प्राजक्ता ने फर्स्ट विजिट पे अयान के रूम की खिड़की खोली। जब खिड़की खोली तो इनकी नजर पड़ती है बालकनी में। अब बालकनी के अंदर एक टब रखा हुआ था। उस टब में एक ना तुलसी का पौधा था जो कि सूख चुका है और उस तुलसी के पौधे के अराउंड चूड़ियां और लाल कपड़े बांधे गए थे। प्राजक्ता ये भी देखती हैं कि अयान के बालकनी में एक विंड चाइम लटका हुआ है और उसके साथ ही पास में 2-3 पुरानी बाल्टियां रखी हैं। अब ये सब देख के ना प्राजक्ता को पता नहीं कुछ तो हिट किया दिमाग में। ये बाहर निकल के रोहन और अयान से बोलती है कि देखो यहाँ शिफ्ट होने से पहले ना जो भी ये पुरानी चीजें यहाँ रखी है वो सब कुछ तुम लोग बाहर फेंकवा दोगे। ये दोनों अग्री करते हैं। अब फाइनली इन लोगों का 2 दिन बाद इस फ्लैट में शिफ्ट होने का प्लान बनता है। अच्छा, उसी टाइम ब्रोकर ने बोला कि यहाँ पर 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तब आप लोग यहाँ शिफ्ट कर पाएंगे। मतलब ये मेरे लिए भी अनयूजुअल है क्योंकि मैं जितना बाहर रहा हूँ 2 महीने का मैक्सिमम सिक्योरिटी लेते हैं। मैं भी कोलकाता में ऐसा हो कि भाई 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रहे हैं। अगर कोई कोलकाता का है और ऐसा कुछ होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब ये सारा डील उस फ्लैट के सेक्रेटरी के साथ ये लोग कर रहे थे। सेक्रेटरी ने बोला कि देखो यहाँ पर ओनर तो रहते नहीं है तो मैं ही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहूंगा। आप चारों अपनी अपनी आईडीज की एक फोटो दे दीजिए। ये उन चारों के आधार कार्ड की फोटो लेता है और उसे लेके अपने जेब में रख लेता है। यहाँ पर इन्होंने रेंट दे दिया है, अपना आईडी प्रूफ दे दिया है, सब कुछ हो गया है। और तभी वो सेक्रेटरी इनको कुछ बताता है। बोला कि ओ भाई मेरे गूज़बम्स आ रहे। उसने बोला कि टेरेस पर जाने का जो गेट है ना उसे आप कभी बंद नहीं करेंगे। मतलब ये लोग 5वें फ्लोर पे रहते हैं और वहां से टेरेस पे जाने के लिए इनको एक गेट के थ्रू पास होना पड़ेगा। तो चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोग वो गेट नहीं बंद करेंगे। उसने 3-4 बार ये बात बोल दी। अब इन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब वो सेक्रेटरी बोलता है कि ये यहाँ का नियम है, बारिश आए तूफान आए कुछ भी आए आप लोग ऊपर वाला गेट बंद नहीं करेंगे। अब ये बात बोल के सेक्रेटरी वहां से चला जाता है और जैसे ही वो गया ये चारों लोग भाग के ऊपर छत पे जाते हैं और इन्होंने देखा कि भाई वो छत का गेट खुला हुआ है और ना उसके नीचे एक ईंट रखी गई है ताकि वो डोर ऐसे हवा से बंद ना हो। मतलब वो ईंट एज ए स्टॉपर काम कर रहा था। अब ये लोग वो फ्लैट फाइनल करके अपने पुराने रूम पे वापस आ जाते हैं। इनको ना 2 दिन के बाद शिफ्ट होना था, पर इसी बीच रोहन के घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया। मतलब इसका होम टाउन जो है बर्दवान, तो इसको बर्दवान जाना पड़ा। जब ये घर पर गया तो उसने ब्रोकर को फोन करके बोला कि हम 10-12 दिन के बाद शिफ्ट होंगे, मेरा कुछ काम आ गया है। अब प्राजक्ता बताती है कि इस बीच ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे हमें एक तरीके से वार्निंग साइन मिल रही थी कि यहाँ पर जाना ठीक नहीं है। मतलब जो वो ब्रोकर था उसने पहले रेंट रीनेगोशिएट करने की कोशिश की कि भाई इसका रेंट थोड़ा सा बढ़ गया है, अभी आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। फिर इनको पुलिस वेरिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी। तो प्राजक्ता ये सब ना मतलब फील कर पा रही थी कि ये साइंस है कि वहां पर जाना ठीक नहीं है। पर रोहन और अयान इतने ज्यादा मेस्मराइज हो चुके थे उस फ्लैट की ब्यूटी और लोकेशन और सब कुछ से कि इन्होंने इन सारे साइंस को इग्नोर किया। बाद में करीब 10 दिनों के बाद रोहन वापस आता है अपने घर से और फाइनली ये चारों लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। पर एक चीज समझना कि प्राजक्ता और अयान की गर्लफ्रेंड, इन दोनों ने अभी भी अपना वो गर्ल्स पीजी जहां पर ये रह रही हैं उसको छोड़ा नहीं था। ज्यादातर टाइम ये लोग फ्लैट पर आके रहते, पर वो पीजी में अभी भी रेंट दे रहे थे ये दोनों लोग। अभी देखो जो अयान की गर्लफ्रेंड है अर्पिता और प्राजक्ता, इन दोनों के बीच एक सिस्टर वाला बॉन्ड हो गया था। सुबह दोनों साथ में उठ जाते, फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाना, ब्रेकफास्ट करने के बाद अयान और अर्पिता चले जाते कॉलेज और प्राजक्ता चली जाती थी अपने कोचिंग सेंटर।
जहां पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। और इस बीच रोहन भी अपने ऑफिस चला जाता। जब शाम के टाइम वापस ये लोग घर आते तो ये सब अपना चाय वाय लेके ऊपर छत पे जाके बैठ जाते। और वहीं छत पे बैठे बैठे ये लोग देखते कि फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, शाम के टाइम रनवे ग्लो कर रहा है। और वहां करीब 1-2 घंटे गप मारने के बाद ये सब वापस नीचे आते फ्लैट में और डिनर करके अपने अपने कमरे में सो जाया करते। ये इनका डेली का रूटीन बन चुका था। लाइफ बहुत ज्यादा एकदम पीसफुली कट रही थी, मजा आ रहा था इन चारों को। पर फिर एक रात कुछ होता है। प्राजक्ता और रोहन अपने कमरे में सो रहे थे और रात के करीब 1 बजे अचानक प्राजक्ता की आंख खुलती है। इन्हें सुनाई देता है कि इनका बॉयफ्रेंड रोहन एकदम अजीब तरीके से गुर्रा रहा है लेटे लेटे। अब रोहन को इस हालत में देखकर प्राजक्ता उसे जगाने की कोशिश करती है और तभी इन्हें रियलाइज होता है कि भाई रोहन को ना स्लीप पैरालिसिस हो गया है। मतलब ये अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है। अब जैसे तैसे करके इसने रोहन का हाथ खींचा, इसका बाल वाल पकड़ के थोड़ा सा हिलाया और फिर इसके बैक पे सपोर्ट देके इसे बैठा देती है। बैठाने के बाद पानी वानी पिलाया तो रोहन थोड़ा सा अपने सेंसेस में आता है। और तभी इस बीच रोहन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे चेस्ट के ऊपर बैठ के कोई मेरा गला दबा रहा है। ये सुन के प्राजक्ता को एकदम शॉक लगता है, पर इसे लगा कि रोहन अभी बहुत घबराया हुआ है तो इसने बोला ना कि अरे बस तुम्हारा काम कैसा ओवरलोड हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा काम करते हो, मैं भी उसके वजह से लग रहा होगा। पर भाई ये तो बस शुरुआत थी। प्राजक्ता लिखती हैं कि अब ना ये डेली का हो गया था। रोहन रात भर सो नहीं पाता, इसका दिमाग एकदम चिड़चिड़ा होने लगा था। कभी कभी रात को लेटे लेटे अचानक उठ के बैठ जाता और इसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती। अब एक रात तो अचानक से ये उठ के जो पिलो है उसको फाड़ने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे इनके फ्लैट का एटमॉस्फेयर एकदम बेकार होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि एकदम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर गई है। दोनों कपल्स में आए दिन लड़ाई होने लगी। और इस बीच प्राजक्ता जो भी इंटरव्यूज दे रही थी, जो भी एग्जाम्स लिख रही थी, किसी में इनका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा था। इन्हें तो अंदर से एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग थी कि भाई कोई ये नेगेटिव एनर्जी है जो ये सब एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है। अब एक शाम रोहन, अयान और प्राजक्ता से बाहर जाते हैं चाय पीने के लिए। अर्पिता की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो ये अपने कमरे में लेटी हुई है। अभी इनको उस चाय की टपरी पर पहुंचे हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक अर्पिता एकदम रिपीटेडली कॉल करने लगी। जब एक बार अयान ने नहीं उठाया तो फिर उसने प्राजक्ता पे किया तो प्राजक्ता उठाती है कॉल और उसने बोला प्राजक्ता को कि एक बार अयान को देना फोन। और जैसे ही अयान ने फोन लिया वो उधर से एकदम रोने लगी, बोलती है कि जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तीनों चाय वहीं पे रख के सीधा अपने फ्लैट भाग के पहुंचते हैं। अब ये सब लोग जाके अर्पिता के आसपास बैठ गए। तब अर्पिता ने बताया कि मैं यहाँ लेटे लेटे ना अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और तभी मैंने नोटिस किया कि हॉल के अंदर कोई भाग रहा है। अब भाई साहब ये बात सुन के इन सबके एकदम पसीने छूट गए। प्राजक्ता फिर यहाँ अर्पिता को रैशनलाइज करने की कोशिश करती है कि अरे बिल्ली बिल्ली होगी तो इतना डर मत। और अर्पिता बोलती है कि नहीं, वो कोई इंसान था, बिल्ली होती तो मुझे पता चल जाता। वो एक बार भागा, फिर मैं उसके दोबारा इधर आने का वेट कर रही थी पर वो आया नहीं। अब ये लोग जैसे तैसे अर्पिता को मनाते हैं और फिर इस घटना के 3 दिनों के बाद अयान और अर्पिता, इन दोनों के कॉलेज में कुछ छुट्टी होता है और ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अभी इस टाइम पर रोहन और प्राजक्ता उस फ्लैट में अकेले रह रहे हैं। अब ये दोनों एक शाम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपना सब्जी वब्जी खरीद के घर लेके आए और फिर उसके बाद प्राजक्ता डिनर बनाना स्टार्ट करती है। रोहन इसके किचन में हेल्प कर रहा था और इसी बीच प्राजक्ता को मोबाइल फोन का ना वेटिंग डायल टोन सुनाई दिया। करना चाहते हैं, वह इस समय दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहती हैं वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। अब रोहन इससे थोड़ी दूर पर खड़ा था। प्राजक्ता एक बार उसकी ओर देखती है तो इसने पाया कि भाई वो तो कुछ काम कर रहा है। तब इसने रोहन से बोला कि तुमने किसी को कॉल लगाया है क्या, उसका वेटिंग डायल टोन सुनाई दे रहा मुझे। रोहन बोलता है कि नहीं, मैंने तो किसी को कॉल नहीं लगाया। तब ये रोहन से ऐसे जिद करके बोलती है कि नहीं, तुम्हारे फ़ोन से कहीं कॉल लगा है, तुम जाके चेक करो एक बार। रोहन ने इस वक्त अपना फ़ोन रूम में रखा हुआ था। इसने प्राजक्ता को बोला कि भाई तुम ही जाके देख लो, मेरा फ़ोन तो उधर रूम में रखा है। प्राजक्ता जाती हैं और पाती हैं कि भाई रोहन का फ़ोन तो लॉक है। और आपको पता होगा कि इस फ्लोर और 4th फ्लोर पे कोई और रहता भी नहीं है। तो आखिर ये वेटिंग डायल टोन किसके फ़ोन की आवाज़ थी? अब रोहन यहाँ प्राजक्ता को बोलता है कि अरे तेरा कान बज रहा होगा।
दिन भर ऐसे फोन वोन में देखते रहती है, तो मे बी उसकी वजह से हो रहा होगा। इग्नोर करना, खाना बना, भूख लग रही है मुझे बहुत। प्राजक्ता समझ तो रही थी कि कुछ गड़बड़ है, पर फिर रोहन के जिद करने पर इसने उस बात को टाल दिया कि हम क्यों अपना ऐसे माहौल खराब करें। ये लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अब इसके 2 दिन के बाद अर्पिता आज अपने घर से वापस कोलकाता आने वाली थी और इसी दिन रोहन के ऑफिस से एक फुल बॉडी चेकअप स्केड्यूल हुआ था रोहन का। दोपहर का टाइम था। वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाला टेक्नीशियन आता है इनके फ्लैट पे। उसने रोहन का ब्लड सैंपल लिया और वापस चला गया। अब उसके जाने के बाद प्राजक्ता लंच बनाने में बिजी हो गई और रोहन अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। प्राजक्ता ने खाना बनाया और फिर ये अपने कमरे में गए रोहन को बुलाने के लिए। पर भाई जैसे ही अपने कमरे में घुसी, ये देखती हैं कि रोहन का गर्दन एकदम टेढ़ा हो रखा है और उसी स्टेट में रोहन कांपे जा रहा है और जो इसके दोनों दांत है ना वो चिपक गए थे आपस में। अब ये देख के प्राजक्ता तुरंत उसके पास पहुंची और इसने फिर रोहन के सर पे ऐसे हाथ रखा, बॉडी चेक किया, तो इसने पाया कि भाई रोहन को बहुत ज्यादा फीवर है। अभी जो ये दांत चिपकता है ना, इसको बोलते हैं दांत लगना। मतलब इस स्टेट में आदमी एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। ये इसके दोनों दांत को खोलने की कोशिश करती हैं और तभी रोहन बिस्तर पर बेहोश होकर गिर जाता है। इन्होंने तुरंत अर्पिता को कॉल किया क्योंकि अर्पिता फ्लैट आने के रास्ते पे थी। इन्होंने बोला अर्पिता को कि यार प्लीज आते वक्त मेडिसिन लेते आना, यार रोहन को ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उतनी देर तक प्राजक्ता ने रोहन के चेहरे पर पानी वानी फेंका, इसको जो दांत लगा हुआ था दांत खोलने की कोशिश की और ये ना बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद अर्पिता आती है। अर्पिता से मेडिसिन लेके इन्होंने रोहन को खिलाया एंड टू हर सरप्राइज शाम तक रोहन एकदम ठीक हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल, ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब उस दिन के बाद से ही ना चीजें और ज्यादा बदतर होनी स्टार्ट हो जाती है। ये लोग जब खाना खा के अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो इनको सुनाई देता कि भाई किचन में कोई बर्तन पटक रहा है। मतलब एक तो जैसे कोई बिल्ली विल्ली गिरा है या फिर ऐसे कुछ अपने से गिर जाए तो अलग आवाज आती है, पर इनको साफ साफ सुनाई दे रहा था कि भाई कोई बर्तन उठा के इधर उधर फेंक रहा है पूरे किचन के अंदर। अच्छा, इन लोगों ने एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन रखा हुआ था जिसपे ये लोग खाना बनाते थे। प्राजक्ता बताती हैं कि ऑफिस या कॉलेज जाने से पहले हम सब लोग स्ट्रिक्टली सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के स्विच बंद करके जाते थे, पर अब जब ये लोग वापस लौटते तो देखते कि भाई इंडक्शन का स्विच ऑन है, फ्रिज का ऑन है, टीवी चल रहा है। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जो इनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे वो डैमेज होना शुरू हो गए। अब ये सब देखते हुए भी इन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया। वो लोग ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करते एक दूसरे को कि यार हो सकता है मतलब हमसे ही खुला रह गया हो, हम ऐसे स्विच ऑफ करना भूल गए हो। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि भाई इन लोगों ने 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है। अब वो पैसे का एक ऐसा ट्रैप था जिससे ये मजबूर हो गए थे वो पूरा 11 महीना इसी फ्लैट में निकालने के लिए। प्राजक्ता लिखती हैं कि इस घटना के 2 दिनों के बाद अयान भी वापस फ्लैट आ चुका था। अब उस रात डिनर करने के बाद प्राजक्ता और रोहन अपने कमरे में बैठ के मूवी देख रहे थे और यहाँ अयान और अर्पिता पहले ही जाके अपने कमरे में सो चुके हैं। अब देर रात मूवी देखते देखते इन दोनों को भूख लगी। प्राजक्ता जाती है किचन में और मैगी बना के लेके आती है। इन दोनों ने मैगी खाया, मूवी कंप्लीट की और चुपचाप अपने बेड पर सो गए। इस वक्त इनके कमरे का जो गेट है ये ना पूरी तरीके से बंद नहीं है, एकदम स्लाइड अजार स्टेट में है, जैसे थोड़ा सा खुला हुआ। ये दोनों चुपचाप सो रहे हैं और 10 मिनट के बाद ही इनको ना हॉल से एक बहुत ही अजीब तरीके की आवाज सुनाई देने लगी। एक बड़ा सा प्लास्टिक का चादर जब तेज हवा चलने की वजह से जैसे फड़फड़ाता है ना, वैसी प्लास्टिक के फड़फड़ाने की आवाज इनको हॉल से आने लगी। और वो जो आवाज थी ना एक बहुत ही स्ट्रेंज पैटर्न में आ रही थी। अभी इस टाइम पर रोहन और प्राजक्ता ने नोटिस किया कि धीरे धीरे वो आवाज हॉल से चल के इनके कमरे की तरफ आ रही है। और भाई जैसे ये चीज इन दोनों को रियलाइज हुई, इनको एकदम गूज़ बम्स आ गए। फिर ये देखते हैं कि वो आवाज जस्ट इनके कमरे के बाहर आके रुक गई है। इनके कमरे का गेट हल्का सा खुलता है। इन्होंने महसूस किया कि भाई कोई तो अंदर घुसा है और फिर वो गेट बंद हो जाता है। ये दोनों इतने ज्यादा डर गए कि प्राजक्ता वहीं उठ के बैठ गई बेड पे और एकदम जोर जोर से हनुमान चालीसा रिसाइट करने लगी। अब हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ ही जो वो आवाज थी वो तो एकदम बंद हो गई, पर ये दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। अब अगली सुबह ये बात ये लोग अयान और अर्पिता को बताते हैं और ये सुन के वो दोनों भी काफी ज्यादा डर गए।
अब प्राजक्ता लिखती हैं कि अभी हम ये सब प्रोसेस कर ही पा रहे थे कि उसी दोपहर को एक और चीज होती है। अब जनरली प्राजक्ता जब नहाती हैं तो वो अपना कॉम्ब करने के लिए बालकनी में जाती है। अब ये बालकनी में खड़े होकर अपना हेयर कॉम्ब कर रही थी और फिर जो बाल टूट के गिर जाते हैं जमीन पे, उसका उठा के इन्होंने गुच्छा बनाया और वो गुच्छा उन्होंने बालकनी से नीचे फेंकी। पर भाई वो जो गुच्छा था ना, वो नीचे जाने के बजाय ऐसा लग रहा था कि कोई उसे ऊपर की ओर पुश कर रहा है। अब ये देख के तो प्राजक्ता एकदम शॉक्ड। वो एकदम भाग के अंदर कमरे में जाना चाहती थी क्योंकि कमरे के अंदर अयान और रोहन बैठ के अपना बातचीत कर रहे थे, पर इनकी बॉडी मूव ही नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनको जकड़ लिया है जोर से। इन्होंने बोलने की कोशिश की पर गले से आवाज नहीं निकल रही है। जैसे तैसे करके इन्होंने अयान का नाम लिया। अब अयान ने उसकी ऐसी एकदम धीमी फंबलिंग आवाज सुनी तो ये भाग के जाता है बालकनी में, और जब तक ये बालकनी में पहुंचा, भाई जो बाल का गुच्छा अभी तक ऊपर आ रहा था ना, वो अचानक से नीचे ड्रॉप हो गया। प्राजक्ता की बॉडी भी एकदम नॉर्मल हो गई थी इस टाइम। अब ये एकदम हाफते हुए अंदर आती हैं और इसने सारी बात बताई रोहन और अयान सब लोगों को। और तब इनको मतलब इस टाइम एकदम कंफर्म हो गया था कि भाई ये जो फ्लैट है ना, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ हम रह नहीं सकते। जो भी है भाई इसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। अब इन लोगों ने जो थर्ड फ्लोर पे लोग रहते थे उनसे बात की, जो आसपास जो चाय की और जनरल स्टोर की दुकान थी वहां पर जाके पूछा, इवन सेक्रेटरी से भी पूछा कि भाई क्या है, मतलब हम ऐसा ऐसा फेस कर रहे हैं, पर किसी ने भी कुछ क्लियर बताया नहीं। सबने या तो बात को टालने की कोशिश की या फिर इनको बोला कि नहीं ये सब आपका गलतफहमी है। अब उनके इस रवैये ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि भाई उस फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सब होने के करीब एक हफ्ते के बाद रोहन की फैमिली इसे विजिट करने आती है। इस टाइम पर ये दोनों लड़कियां भी मतलब अपने अपने पीजी में चली गई थी और यहाँ रोहन की माँ, रोहन का छोटा भाई, रोहन की मौसी और मौसी की बेटी, ये 4 लोग आते हैं फ्लैट पे घूमने के लिए, मतलब देखने के लिए कि भाई कैसे रह रहा है रोहन। अब जो इसकी मौसी थी ना, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एनर्जीज को लेके। इन्होंने जैसे ही फ्लैट के अंदर कदम रखा, ये सीधा रोहन के पास जाके बोलती हैं कि तुमने फ्लैट लेने से पहले इसके बारे में कुछ पता किया था? मुझे ना इस जगह की एनर्जी एकदम अच्छी नहीं लग रही है। पर यहाँ रोहन ने इस बात को टाल दिया, बोला कि अरे नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसे बैचलर्स रहते हैं ना, तो मे भी थोड़ा सा फ्लैट मेस्ड अप पड़ा है तो इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब उसी दोपहर को रोहन की मम्मी छत पे जाती है कपड़ा सुखाने के लिए और वहीं छत के ऊपर उनको एक औरत मिलती है। रोहन की मम्मी ने बोला कि मैं इसकी मम्मी हूँ, ऐसे अभी देखने के लिए आई हूँ, और जो मेरी बहन है उसको मतलब फ्लैट का कुछ एनर्जी अच्छा नहीं लग रहा है। तब जो वो औरत थी ना, उसने एक चीज रिवील की। उसने बोला कि 8 महीने पहले जब हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे तो मैं भी अपने हस्बैंड के साथ उसी 4B फ्लैट में रह रही थी, और उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया, और ये सेम वही एक्सपीरियंसेस हैं जो कि रोहन और मतलब उसके बाकी फ्लैटमेट्स कर रहे थे। वही बर्तन का फेंकना, वो प्लास्टिक का जो साउंड है वो साउंड आना। वो औरत बताती है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज थी, पर यहाँ फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद हम दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। हर रात 3 साढ़े 3 बजे के आसपास इनका डोरबेल रिंग होता और जब जाके देखते तो भाई कोई भी नहीं होता था बाहर। इन्होंने इस चीज को ठीक करने के लिए बहुत सारी पूजा कराई पर कोई फायदा नहीं हुआ। और मे भी जो रोहन ने वो कैंडल स्पॉट किया था सर्कल बना के, ये शायद उसी पूजा का हिस्सा था। ये आगे बताती हैं कि मेरे हस्बैंड MNC में काम करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन ख़राब हो रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए। शराब पी के गाली देना, मारपीट करना, ये आए दिन का किस्सा हो गया था। अब हम लोगों ने एकदम परेशान होके जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे उनको कन्विंस किया कि भाई ठीक है, हम ये बिल्डिंग छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखा है, आप हमें किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर दीजिए। तब उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने उन कपल को 3rd फ्लोर पे शिफ्ट किया, एक दूसरे फ्लैट में, और उसके कुछ हफ्तों के बाद से ही इनकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने स्टार्ट हो गई। पर ये लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो 11 महीना ख़त्म होगा ये लोग ये बिल्डिंग वैकेट कर देंगे। अब ये सारी बात सुन के रोहन की मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई भाई। इन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स को कॉल किया जो इनके मायके साइड के रिलेटिव थे। अब अगले दिन वो लोग भी रोहन के फ्लैट पे पहुंचते हैं। ये सब लोग रोहन के कमरे में बैठे हुए हैं, आपस में कुछ कुछ बातचीत चल रही है। अब यहाँ उन रिलेटिव्स में रोहन की एक दूसरी मौसी का एक बेटा भी आया हुआ था। अब उस मौसी का बेटा और रोहन का छोटा भाई, ये दोनों रोहन के कमरे के फ्लोर पे बैठे हुए हैं, और जिस डायरेक्शन में ये दोनों बैठे थे वहां से हॉल इन दोनों को क्लियरली विजिबल था। अभी इस टाइम वो सारे रिलेटिव आपस में बातचीत करने में बिजी हैं
और तभी रोहन का छोटा भाई एकदम जोर से चिल्लाता है। इसने अपने मासी के बेटे की तरफ देखा तो भाई वो एकदम फ्रीज हुआ पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि भाई उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ गया है। रोहन का छोटा भाई थोड़ा एकदम रोने वाली शक्ल में बोलता है कि भाई तूने भी देखा क्या उस चीज को? और उस मासी के बेटे ने जस्ट अपना गर्दन हिलाया कि हाँ। अभी यहाँ जो रिलेटिव बैठे हुए थे उनमें से किसी ने पूछा कि क्या देख लिया ऐसा, पर इन दोनों लड़कों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जो एक दूसरे रिलेटिव थे उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बिल्ली बिल्ली देख लिया होगा तो डर गए होंगे। और ये सब लोग आपस में अपना बातचीत करना कंटिन्यू करते हैं। अब उस शाम को जब रोहन के सारे रिलेटिव वापस चले गए तब इसने अपने भाई को सामने बैठा के पूछा कि क्या देखा था तूने उस टाइम? तब उनका भाई ना एकदम डरते हुए बोलता है कि ना एक आदमी दिखाई दिया हमें जो अपने दोनों हाथ और दोनों पैर पे ऐसे चल के सामने से क्रॉस हुआ। उसके एकदम बड़े बड़े बाल थे जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था और जिस तरीके से वो चल रहा था मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया, इसलिए मैं उस टाइम पर कुछ बोल नहीं पाया। अब भाई इस चीज ने लेवल क्रॉस कर दिया था। अभी तक तो ये लोग ऐसे इनविजिबली फील कर पा रहे थे कि मतलब कोई बर्तन गिर रहा है या फिर कोई अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है, पर अब भाई वो सबको सामने दिखने लगा। ऐसा नहीं हो रहा था कि भाई वो एक दो लोगों को ही दिख रहा है या प्रेजेंस फील करवा रहा है, अब वो क्लियरली लोगों के सामने आ रहा था। और ये चीज ना इन सबको एकदम टेरिफाई कर देती है अंदर से। अब इसके अगले दिन जो रोहन की मम्मी, मासी और उनके बच्चे आए हुए थे उन सबको वापस घर जाना था। रोहन का भाई भी था, पर रोहन ने अपने भाई को कन्विंस कर लिया कि अब कुछ दिन तू रुक जा हमारे साथ और बाद में मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब रोहन का भाई उस समय 10th क्लास में था और प्राजक्ता के बारे में उसको पता था कि भाई यहाँ कैसे फ्लैट पे रहती है, तो रोहन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर भाई यहाँ पर लंबे टाइम तक रहे भी तो। अब रोहन यहाँ पर माँ, अपनी मासी और उनके बेटे को छोड़ने जाता है बस स्टैंड, और इस बीच जो प्राजक्ता है वो अपने पीजी से ही अपने कोचिंग गई हुई थी। और यहाँ रोहन के जाने के बाद जो अयान की गर्लफ्रेंड है अर्पिता वो इनके फ्लैट पे आ गई। अब जब रोहन बस स्टैंड जाने के रास्ते में था तब इसने अयान को कॉल करके बोला कि भाई छोटा भाई मेरा रूम में सो रहा है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना तुम लोग। और ये बोल के उसने कॉल कट कर दिया। अब ये कॉल कट होने के आधे घंटे के बाद ही रोहन का कॉल आता है दोबारा अयान को। वो बोलता है कि भाई हम बस स्टैंड जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग अभी यहीं पास के हॉस्पिटल में आए हैं, अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और कुछ टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पे। तो मैं काम करना, तुम ना मेरा छोटा भाई जो है फ्लैट पे उसके पास ही सोना, मतलब तुम और अर्पिता उसको अपने पास में ही लिटा के रखना। अभी इस टाइम पर रोहन के भाई को कोई आइडिया नहीं है कि उनके भाई, उनकी माँ और उनकी मासी का एक एक्सीडेंट हुआ है। रोहन का भाई चुपचाप अयान और अर्पिता के साथ सोया हुआ है। और इस फोन कॉल के आधे घंटे के बाद वो ना उठ के जाता है वॉशरूम यूज करने, और फिर जब ये वॉशरूम से वापस लौट रहा था तब इसने रोहन के कमरे में देखा कि भाई उसकी बेड पे ना कोई लेटा हुआ है। रोहन के भाई को लगा कि मे बी जो मेरा भैया है ये बाकी लोगों को छोड़ के वापस आ गया है, तो इसने बाहर ही खड़े खड़े बोला कि दादा आप उधर अकेले क्यों सो रहे हैं, हमारे साथ आ जाइए कमरे में, वहीं पे लेट जाइए। पर भाई उस कमरे के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब जब उधर से कोई आवाज नहीं आई तो रोहन का भाई चिढ़ गया थोड़ा सा और ये वापस अयान और अर्पिता के कमरे में चला जाता है। अब जब ये वापस कमरे में गया तो इस टाइम अयान और अर्पिता भी नींद से उठ चुके थे। तो यहाँ रोहन का भाई बोलता है उनको कि दादा कमरे में सो रहे हैं, मैंने ऐसे 2-3 बार बोला पर उधर से कोई आवाज नहीं आया उनका। अब ये बात सुन के भाई अर्पिता एकदम शॉक में उठ के बैठ जाती है, तो बोलती है कि रोहन तो अभी तक आया ही नहीं वापस, उन लोगों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में होगा रोहन इस टाइम। भाई ये बात सुन के रोहन का भाई वहीं फ्रीज हो गया। अब जब शाम को रोहन वापस फ्लैट पर आया तो उसके भाई ने सारी बात बताई, और भाई फिर रोहन ने डिसाइड किया कि अपने भाई को मैं यहाँ पर अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगले ही दिन ये अपने भाई को लेके एक अपने दोस्त के घर पर शिफ्ट हो जाता है। इसने बाकी लोगों को बोला कि मैं अभी फ्लैट पर आते रहूंगा पर भाई जो है मेरा वहीं रहेगा। अब इसी बीच एक दिन रोहन और प्राजक्ता की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि प्राजक्ता अपना सामान लेके वापस अपनी पीजी आ जाती है। ये बताती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप लगातार खराब हो रहा था, और इस बीच जो अयान था वो एकदम डेस्परेटली इस चीज से बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने लगा। वो भाई बहुत सारे पंडित और तांत्रिक के कांटेक्ट में आया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ उपाय बताइए। अब वो लोग जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा अयान करता। कभी कपूर जला के उसको क्लॉकवाइज घुमाता, कभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, कभी घर के बाहर एक बाउल में पानी रखता, और जो भी इंस्ट्रक्शन इसको मिल रहे थे वो सब कुछ फॉलो किया अयान ने, पर कोई फायदा नहीं हुआ।
अब यहाँ प्राजक्ता के जाने के बाद चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगी। रोहन की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी और इसने फाइनली डिसाइड किया कि भाई मैं अब अपने घर वापस जाऊंगा और वहीं पे कुछ दिन रहूंगा। रोहन यहाँ अपने भाई को लेके वापस अपने होम टाउन पहुंच जाता है। अपने होम टाउन पहुंचकर रोहन थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता है। इसके बाद धीरे धीरे इसकी प्राजक्ता से बात दोबारा स्टार्ट हुई और इन दोनों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक होने लगी। अब अपने होम टाउन जाने के 3 हफ्तों के बाद ही इसने एक दिन अपना फ़ोन चेक किया और पाया कि जो अयान है ना, उसका 16 मिस कॉल पड़ा हुआ है। इसने तुरंत कॉल बैक किया अयान को, तो अयान ने एकदम घबराते हुए बोला कि भाई मैंने तुझे अभी एक वीडियो भेजी है व्हाट्सएप पे, देखना अभी। और यहाँ जब रोहन ने उस वीडियो को चेक किया तो पाया कि भाई एक लड़की अपना सर इनके फ्लैट के दीवार में मार रही है कंटिन्यूअसली। अब लगातार ऐसे सर मारने के बाद जब ब्लड निकलने लगा ऊपर से, तब वो लड़की नंगे पैर इनके फ्लैट का जो फ्लोर था उसके कॉरिडोर में भाग रही है। ये सीन देख के रोहन डर जाता है भाई बहुत। इसने दोबारा अयान को कॉल किया और अयान बताता है कि भाई तू प्लीज़ यहाँ पर आ जा यार, ऐसे हम लोग अकेले नहीं रह सकते, तो प्लीज़ वापस आ जा फ्लैट पे। अब रोहन का तो बिल्कुल मन नहीं था कि भाई फ्लैट वापस जाए, पर अयान के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद वो वापस फ्लैट पर पहुंचता है और इन सब ने मिल के जो फ्लैट का सेक्रेटरी था उसको कन्फ्रंट किया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, आप हमारे सामने ऐसे वीडियो भी है, आप हमें दूसरा फ्लैट दे दो, हम वहाँ पे नहीं रह सकते। तब उस सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं, हम आपको दूसरा फ्लैट नहीं दे सकते, नीचे जो 3rd फ्लोर तक है वो पूरा भरा हुआ है, उसमें एक भी फ्लैट खाली नहीं है। और फिर इन चारों ने डिसाइड किया कि भाई हम वो फ्लैट छोड़ देंगे। ये चारों फाइनली, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहा उनके पास, सेक्रेटरी के पास, और इन सबको वो फ्लैट छोड़ना पड़ा। ये लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं और प्राजक्ता बताती हैं कि उसके बाद जो ये इंटरव्यूज़ दे रही थी लगातार, तो इनका सिलेक्शन भी हो जाता है और इनके बीच जो इनके और रोहन के बीच जो इनका रिलेशनशिप था वो भी सुधरने लगता है। अब यहाँ पर अयान और अर्पिता ने दूसरे जगह फ्लैट ले रखा था और रोहन और प्राजक्ता एक साथ रह रहे थे। अब नए जगह शिफ्ट होने के कोई 2 महीने के बाद इनको सुनने में आया कि भाई अयान और अर्पिता का ब्रेकअप हो गया है। अब इसके कुछ दिनों के बाद प्राजक्ता का मन करता है कि भाई मैं जाके एक बार अर्पिता से मिलूं, और यहाँ अयान और प्राजक्ता दोनों पहुंचते हैं अर्पिता से मिलने के लिए। अर्पिता बताती है कि जब तुम लोग वो फ्लैट छोड़ के गए, मतलब रोहन अपने घर चला गया था और प्राजक्ता दूसरी जगह पीजी में रह रही थी उन 2 हफ्तों के बीच, अर्पिता बताती है कि उस बीच अयान अपने दोस्तों को फ्लैट पे बुलाने लगा और उन सबके सामने मेरे इंसल्ट करता, मुझे गाली देता, और मैं तुम लोग के कमरे में जाके एकदम बहुत फूट के रो देती। और धीरे धीरे चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अर्पिता यहाँ एकदम डिप्रेशन में जाने लगी। अब इसी बीच फिर से जब एक दिन ये चीज़ रिपीट हुई तो अर्पिता रोते रोते ऊपर छत पे जाके बैठ जाती है, एकदम फूट के रो रही है। और तभी इसको फील हुआ ना कि भाई एक आदमी इसके पास आके बैठ गया है। वो एक एकदम शैडोई फिगर था जिसके बड़े बड़े बाल हैं। वो चुपचाप अर्पिता के बगल में आके बैठा है। अर्पिता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एकदम ऐसे गर्दन घुमा के उसको कन्फ्रंट करे। ये हल्का सा बस देख रही है उसको तिरछी आंखों से। और तभी अर्पिता ने सुना कि वो आदमी इससे बोल रहा है, प्यार में तो अक्सर ऐसे ही होता है ना, तुम जब सच में किसी ऐसे प्यार करते हो तो तुमको अपनी जान देनी पड़ जाती है, और ठीक ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। और फिर अर्पिता ने फील किया कि इसके जस्ट पीछे से एकदम ठंडी हवा का झोंका पास हुआ है। ये पीछे मुड़ के देखती है तो उधर कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर ना ये चीज़ 3-4 बार रिपीट हुई अर्पिता के साथ। मतलब ये जब भी छत पर आती तो इसको किसी की प्रेजेंस फील होती अपने आसपास। धीरे धीरे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी और इसी बीच एक दिन अर्पिता की एक दोस्त मिष्टी वो आती है इसके पास रहने के लिए। अर्पिता को भाई लोनली फील हो रहा था, बॉयफ्रेंड से ऐसी लड़ाई हो रही है, वो इसे गाली दे रहा है, तो मिष्टी आके अर्पिता के पास रहने लगी। अब अर्पिता ने उसको बताया कि ऐसे छत पर ना मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, मुझे लगता है कि कोई मेरे से आके बात कर रहा है। अब ये चीज़ सुन के मिष्टी को पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लगी उस रूफ टॉप से। ये अक्सर ऐसे चली जाती ऊपर छत पे और ये ना आउट ऑफ क्यूरोसिटी, पता नहीं इसके अंदर क्या चल रहा था, ये ना उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती कि भाई जो भी है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उससे कुछ भी रैंडम ऐसे बोलते रहती। अब जब ये बात अर्पिता को पता चली तो भाई उसने मना किया कि ऐसे मत कर, मत जा ऊपर, पर मिष्टी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब एक दिन ऐसे ही अर्पिता के कुछ और दोस्त आए हुए थे इसके फ्लैट पे। यहाँ अर्पिता, मिष्टी और इसके बाकी के दोस्त एक ही कमरे में बैठ के अपना बातचीत कर रहे हैं। और तभी जो मिष्टी थी ना वो ऐसा अचानक उठ के बैठ जाती है और अर्पिता को बोलती है कि एक कप चाय लेके आ।
पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो आवाज मिष्टी की नहीं थी। अभी जब मिष्टी ने ऐसे बोला तो अर्पिता भाई डर गई बहुत कि मैं बना देती हूँ चाय, ये कुछ ऐसे उल्टा सीधा ना करने लगे। अर्पिता गई किचन में, चाय बनाया उसने और कप में वो चाय लाके उसने मिष्टी को दिया। मिष्टी ने वो पूरा गरम कप उठा के एक बार में पी लिया। उसका पूरा मुंह जल जाता है, पर ना वो एकदम वियर्ड से ऐसे स्माइल करते हुए सबकी ओर देखती है और दोबारा से बेड पे लेट जाती है। बेड पर लेट के वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं अभी। अब उसके बाद थोड़ी देर सोने के बाद मिष्टी उठती है और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। अब उस शाम को ये लोग बाहर चाय पीने जाने वाले थे। मिष्टी बोलती है कि एक काम कर, बैठ जा, मैं तेरा हेयर कॉम्ब कर देती हूँ और फिर हम लोग चलेंगे। मिष्टी उठ के अर्पिता का बाल बनाती है और भाई उसके बाद जब अर्पिता ने खुद को मिरर में देखा तो ये पाती है कि मिष्टी ने एग्जैक्टली उसी शेप में इसका बाल कॉम्ब किया है जो अर्पिता ने छत पे उस शैडोई फिगर का देखा था। इन दोनों के हेयर का स्टाइल एकदम सेम था। पर भाई यहाँ अर्पिता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इसको लगा कि यार अगर मैं ज़्यादा इसमें घुसूंगी ना तो चीज़ें और ज़्यादा खराब ही होंगी। ये लोग जाते हैं बाहर, चाय वाय पीते और फिर वापस आ जाते हैं। रात को अर्पिता और इसके बाकी दोस्त अपना डिनर विनर बनाने में बिजी हो गए और फिर इनको रियलाइज़ होता है कि भाई मिष्टी मिसिंग है इनके फ्लैट से। अब ये लोग एकदम पैनिक करके उसको ढूंढने लगे। पूरे हर तरफ देखा, हर कमरे में, बालकनी में, पर मिष्टी दिखाई नहीं थी। फिर इन लोगों ने पाया कि जो इनका मेन गेट है वो खुला हुआ है। तुरंत अर्पिता और उसके दोस्त भाग के ऊपर छत पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई मिष्टी एकदम छत के एज पे खड़ी है, मतलब एक कदम और वो सीधा नीचे गिरेगी। ये लोग भाई भाग कर गए और मिष्टी को पकड़ के वहां से नीचे उतारा। जब ये लोग उसको छत से नीचे लेके आए तो जो इनके फ्लैट के बाहर ऐसे ओम का साइन बना था ना, मिष्टी ने उस पर थूक दिया। अब इस टाइम पर सबको कंफर्म हो गया था कि भाई मिष्टी यहाँ पोजेस हो चुकी है। ये लोग मिष्टी को जैसे तैसे फ्लैट के अंदर लेके जाते हैं और अभी ये लोग सब एक साथ हॉल में बैठे ही हुए हैं कि मिष्टी तुरंत भाग के बाहर चली गई। बाहर जाके जो इनका घर का डोर था उसके पास जो वॉल है उस पर अपना सर मारने लगी। और उसके आगे क्या हुआ ये सब रोहन ने पहले ही वीडियो में देख लिया था। भाई यहाँ अर्पिता के सारे दोस्त और जो अयान था वो सब लोग मिष्टी को पकड़ के एयरपोर्ट के पास एक दरगाह है वहां पे लेके जाते हैं। उन्होंने मिष्टी को देखा और बोला कि तुम लोग फौरन मिष्टी को लेके उसके घर पे जाओ, मतलब मिष्टी इस फ्लैट के आसपास भी नहीं आनी चाहिए कभी, और तुम लोग तुरंत उस घर को खाली करो वरना अगले कुछ दिनों में तुम में से किसी की जान जाएगी। अब भाई ये वही दिन था जब अयान ने रोहन को वो वीडियो भेजी थी और उसके 2 दिन के बाद रोहन आया और इन सब ने वो फ्लैट खाली कर दिया। प्राजक्ता बताती हैं कि आज भी हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उस फ्लैट में क्या हुआ था, किसकी स्पिरिट है वो। इन लोगों ने बहुत पता लगाने की कोशिश की पर इन्हें कोई क्लू नहीं मिला। और आपको कुछ आइडिया है उस एरिया के बारे में, आप उधर के रहने वाले हैं, आपको कुछ पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर इस बीच बहुत अच्छी बात ये रही कि भाई प्राजक्ता और रोहन ये दोनों आज के टाइम पर मैरिड हैं और एक अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आप अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।